हाँ जी, आ गए आप सभी। राम राम सा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। तो बेटा, आज अपना रीट का मॉडल टेस्ट पेपर अगला शुरू होने वाला है। फटाफट आप वीडियो शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, नमस्ते। नहीं बेटा, उदास तो नहीं हूँ। हाँ बेटा, सैटरडे को मैं क्लास नहीं ले पाई किसी रीजन से। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए जरा, अपठित गद्यांश पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर देखो, इस देश में शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए लंबे कपड़ों को जो शरीर को उभार में न लावें और उसे पूर्णतया ढक लें अधिक महत्व दिया जाता है। बेसिले कपड़े जैसे धोती आदि नित्य सहज में धोए जा सकते हैं। उसमें सीवन का भी किसी प्रकार का मैल नहीं रख सकता। सीवन यानी सिलाई, इसलिए वे अधिक पवित्र माने जाते हैं। हमारे यहाँ नंगे सिर की अपेक्षा सर ढकना अधिक सांस्कृतिक यानी सभ्य समझा जाता है। ऐसा सभी पूर्वी देशों में है। यहूदियों के प्रार्थना भवनों में भी नंगे सिर नहीं बैठते। कहते हैं ना, पूजा वगैरह करते हैं तो हम सिर ढक कर के बैठते हैं। संस्कृत और हिंदी की सेम शिक्षण विधियां नहीं है, अंतर है। बाल भी शरीर के अंग होने के कारण ढके जाने की अपेक्षा रखते हैं। ये हमारा अपठित गद्यांश है। अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखो, संधि कौन से शब्द में नहीं है? ये है आपका पहला प्रश्न, जरा जल्दी जल्दी बता दो। हाँ सोनू, थोड़ी तबीयत बस वैसे ही, बाकी वैसे मैं ठीक हूँ बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना। डी उत्तर आप बता रहे हैं, वेरी गुड। ये जो डी शब्द है, इसमें मूल शब्द क्या है? क्या कोई प्रत्यय भी है क्या? जरा बता दो इसके अंतर्गत, अगर पता हो तो। बिल्कुल, पवित्र के अंतर्गत अयादि संधि है। अपेक्षा में गुण है अपधन इक्षा। संस्कृत समधन कृत व्यंजन संधि। तो ये तीनों में तो संधियां हैं। मैल के अंतर्गत प्रत्यय रूप जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत बात करें तो कोई भी संधि नहीं है। प्रत्यय जुड़ेगा तो संयोग रूप ही उसके अंतर्गत आएगा। पात्रता का पेपर कैसा आएगा बेटा? क्या कह सकते हैं, नॉर्मल हो, बाकी हो सकता है टफ आ जाए कोई एक पार्ट। मल से उससे बना है, मैल से अप्रत्यय। अच्छा ठीक है, मेला नहीं। अच्छा, वो आप मेला वाला बोल रहे हैं। कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपेक्षा, अधिक, संस्कृत, कोई नहीं। देखो जरा फटाफट,
और वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर देना। प्रियंका आ रहे हैं बेटा आपके। एडमिट कार्ड आप लोगों के आ चुके हैं। हाँ, मल रूप में आ जाएगा। रूप वैसे मैला है तो मैल से बन जाएगा, एक को आई में कन्वर्ट कर देगा, मैल हो जाएगा ए प्रत्यय। दो आंसर आ रहे हैं। सायकाल की नमस्ते। बी और ए आप बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें बिल्कुल बी आंसर होगा। अपधन इक्षा मूल शब्द अधिक में, अधिक मूल रूप है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं और संस्कृत में सम उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग नहीं, तो आंसर है बी। बाल भी शरीर के अंग होने के कारण ढके जाने की अपेक्षा रखते हैं। वाक्य में कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और ये सभी। दो दिन पहले आएंगे एडमिट कार्ड, पर मैंने तो सुना एडमिट कार्ड आ गए हैं। जल्दी जल्दी बता दो बेटा। ए और बी दो आंसर आप लोग दे रहे हैं और सी भी आ रहा है। ए, बाल भी शरीर के अंग होने के कारण ढके जाने की अपेक्षा रखते हैं। वाक्य की क्लास में ऑलरेडी आप लोगों के लिए ले चुकी हूँ और मैं आपको बता चुकी हूँ कि संयुक्त और मिश्र वाक्य में वाचक शब्द होते हैं। यहाँ पर कोई वाचक शब्द नहीं है, इसका मतलब इसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य। तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है। इस देश में शरीर को अधिक महत्व दिया जाता है में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल। ओके, एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, आ जाएंगे, वो भी नहीं आए हैं तो निकल गया आपका, स्कूल अलॉट हो गई, बहुत अच्छी बात है जिनका निकल गया। आज की अपनी क्लास होती नहीं है एक्चुअली, आज हम आए हैं मंडे को, बिकॉज सैटरडे को नहीं ले पाए, इसलिए प्लीज आप शेयर कर दीजिएगा क्योंकि सभी को पता भी नहीं होगा क्लास के बारे में। सो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो आप लोग। वेरी गुड, आंसर आप सभी ने सही बताया है। जहां पर ताते ती के साथ धातु में है, हूं, हो का प्रयोग होता है, वहां पर होता है सामान्य वर्तमान काल। तो इसका मतलब ये सामान्य वर्तमान काल का क्या है? उदाहरण है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? शरीर, प्रार्थना, अपेक्षा, धोती। पुल्लिंग पूछा है। ये अपना रीट का मॉडल टेस्ट पेपर 51 मॉडल टेस्ट पेपर आप चाहें तो ले सकते हैं। जी, व्याकरण के मैराथन ले लें, ठीक है बेटा। और कल का भी मॉडल टेस्ट पेपर है आप लोगों का, ध्यान रखना। ए आंसर आप लोग बता रहे हैं, वेरी गुड। पुल्लिंग पूछा है, धोती तो होती है, अपेक्षा होती है, प्रार्थना होती है, पर शरीर होता है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा है? 1 नंबर।
बहुवचन रूप कौन सा अशुद्ध है? कपड़ा से कपड़े, अपेक्षा से अपेक्षाएं, धोया से धोए, प्रार्थना से प्रार्थना। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, देखें आप लोग। नहीं मतलब वैसे आपके लिए गड़बड़ हो सकता है। टीचिंग मेथड की तो हो रही है ना शुक्रवार की, 2 हो चुकी मैराथन, आगे हो जाएगी अब आपकी। फटाफट आंसर, बहुत सोच समझ के। ये बहुतों का गलत होगा वैसे, मुझे पता है। वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। सी और बी और डी, ये 3 क्या आ रहे हैं? ऑप्शन आ रहे हैं, ए सी डी। आपके पास तीनों बुक हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। इसका आंसर आएगा सी, सॉरी, अरे भाई, डी। इसका आंसर है डी। प्रार्थना का होता प्रार्थना, ये सही है, धोया से धोए। एक्चुअली आप लोग ऐसा सोच रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, शब्द शुद्धि आती है बहुत बार, चाहिए, अगर आपको पता हो तो शायद क्लियर हो जाए आपको। और आप बहुत पूछते हो मैम कौन सा शुद्ध है, और ये रूप क्या होता है? शुद्ध। और हम कहते हैं एक के बजाय कौन सा रूप शुद्ध होगा? ए। तो धोया से धोए, सोहन ने कपड़े धोए, तो धोया एक वचन और धोए बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये तो बहुवचन सही है। अपेक्षा से अपेक्षा और कपड़ा से कपड़े, ये शुद्ध रूप है। प्रार्थना से प्रार्थनाएं होता, तो वो रूप यहाँ पर गलत है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा? 4 नंबर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा? मैथिली, कालिदास, आधीन, अहिल्या। कौन सा एक आंसर? नहीं, चंद्र बिंदु आएगा भी नहीं। अरे दरवाजा से दरवाजे, कपड़ा से कपड़े, पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग होता तब आता चंद्र बिंदु। तो फटाफट वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कहाँ बता दिया आरपीएससी ने? वाक्य के 3 प्रकार होते हैं रचना के आधार पर। ए सी डी। बहुत आंसर आ रहे हैं, शब्द शुद्धि में आपके कंफ्यूजन हो रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा था। आधीन की बजाय अधीन शुद्ध होता है, अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता। ये कालिदास में ई। मैथिली शुद्ध है, बाकी ये तीनों अशुद्ध थे। तो आंसर 1 नंबर। अगला प्रश्न, मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। वरुण, हाला, कादम्बरी, मध्य। फटाफट बता दो और वीडियो शेयर कर देना। जल्दी जल्दी जवाब, कितने जल्दी आप दे सकते हैं? ए और सी और डी। जी, मदिरा का वरुण। वरुण देव सुना होगा पानी के लिए। हाला, कादम्बरी और मध्य, ये तीनों शराब के पर्यायवाची हैं। विलोम कौन सा अशुद्ध है?
मानव राक्षस, बद नेक, बर्बर सभ्य, मालिक नौकर। ए और बी बता दिया आप लोगों ने, ठीक है। विलोम अशुद्ध बोला, बद नेक, सही है। बद यानी बुरा, नेक यानी भला। बर्बर का सभ्य, मालिक का नौकर। आंसर क्या आएगा? मानव से राक्षस, ठीक है। उत्तर व पश्चिम के मध्य की दिशा को वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय। ये 4 इसके ऑप्शन है और आपको एक आंसर देना है यहाँ पर, जल्दी से बताओ। हाँ, मानव का दानव हो जाता है। कोई बात नहीं बच्चों, लेट हो गए तो बहुतों को तो पता ही नहीं होगा कि आज का भी सॉल्यूशन है क्या, क्योंकि हम सैटरडे को लेते हैं ना, इसलिए। कल भी है आपका मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। ए बी सी, देखो उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैंने आपको समझाया भी था कि ये अगर उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है, राइट। तो टोटल हमारी 10 दिशाएं, धरती, एक आकाश और 4 ये आपको नजर आ गई। इनके मध्य के अंतर्गत भी दिशाएं होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो मैंने आपको समझाया था, वीणा से आप इसे याद कर सकते हैं। तो वै प्लस ई प्लस न प्लस आ का रूप होगा, या आप उसे ऐसे कर सकते। तो ये वह है यानी वायव्य, ठीक। ये वह, ये ई, ये न और ये आ। आग से आग्नेय, ई से ईशान और ये नैऋत्य। अब ये पूछ रहे हैं उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, इन दोनों के मध्य की कौन सी है? वायव्य। से आंसर क्या होगा इसमें? सी। तो आंसर आया आपका सी नंबर। कौन सा मुहावरा नहीं है? काठ का उल्लू, आंच न आने देना, कोड में खास होना, अंधों में काना राजा। जल्दी उत्तर दे बेटा। हाँ, वीडियो शेयर तो करना ही है। ए और डी आप 2 बता रहे हैं, और जैसा मैं कहती हूँ कि बहुत बार आप ना के चक्कर में फंसकर गड़बड़ कर देते, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ध्यान से आप जवाब सोच करके बताया करो। ए और डी 2 ऑप्शंस आप बता रहे हैं मुझे, क्योंकि आपको इन 2 में तो ना दिख रहा है। ना मतलब मुहावरा, अब लोकोक्ति के अंत में ना होता नहीं होता। अब आपको यहाँ 2 दिख रहा है जिसके अंत में ना नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें, काठ का उल्लू होना, एक रूप तो ये आया,
और एक आया अंधों में काना राजा। अब ये काठ का उल्लू होना मूर्ख के लिए आ जाता है, होना वहां पर आप लगा सकते हैं, मतलब ना वहां पर लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये तो है, ये नहीं है। तो अंधों में काना राजा, ये इसका क्या आएगा आंसर, ये नहीं है, ऊपर वाला तो मुहावरा है। चलते समय बोलता मेरी उड़ान मेरी पहचान, वाक्य में कौन से चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं, देख लीजिए जरा। आप स्माइल, यस, डी ए, चलिए बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत जरा कौन सा दो आंसर है। चलते समय बोलता है, एक तो ये रहा, तो ये तो अल्प विराम है, तो अल्प विराम तो चारों में है। ये देखिए सेकंड चिन्ह जो है उद्धरण चिन्ह, और उद्धरण में भी दोहरा है, तो दोहरा उद्धरण चिन्ह ये है, इसका मतलब ये दो तो गए नहीं, इनमें भी लिखा हुआ तो है, तो इसलिए हम काटेंगे तो नहीं, पर वैसे क्रम वाइज में देखे तो ये हट गया है। ये देखिए ये है योजक चिन्ह, नियम से योजक चिन्ह यहाँ आ रहा है थर्ड नंबर पर, राइट, उसमें लास्ट में लिख रखा है, पर नियम से हमें जवाब देना होता है हमेशा क्रम वाइज, जो पहले उसका नाम पहले, जो बाद में उसका नाम बाद में, ये क्रम आप याद रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर आ गया पूर्ण विराम, तो ये पूर्ण विराम, तो क्रम वाइज अगर हम देखते हैं तो आपको पता है इसके अंतर्गत पहले अल्प विराम आया, फिर दोहरा आया, फिर योजक, फिर पूर्ण विराम, तो क्रम वाइज जो चिन्ह है वो इसमें है। कई बच्चों को क्या लग रहा है ये तो सारों में है, अरे सारों में है तो इसका मतलब सीक्वेंस देखना होगा कि कौन से में पहले है और कौन से में बाद में है, तो आंसर होगा डी नंबर। वह मेज मेरी है, रेखांकित पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है, आपको वह के अंतर्गत बताना है, बता दो। बेटा करना क्या है, पात्रता है, डरना क्यों है, आपको जवाब देने हैं जो आपने पढ़ा है। क्रम का ध्यान रखना है आपको, मैंने पहले बता दिया है, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। बी सी, फिर दो आंसर, बी बता रहे हो, सी बता रहे हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको बता दूं, वह देखते ही बहुत बच्चे सर्वनाम सोच रहे हैं, वह के आगे देखो मेज, मेज यानी संज्ञा, अगर सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द तो उस सर्वनाम सर्वनाम ने होकर क्या बन जाता है, विशेषण। आंसर कौन सा होगा, 3 नंबर। शेर की तरह झपट्टा मार सोनू ने गोल कर दिया, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है, बता दीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। हाँ 100% सही है आप उसमें। ए सी, ये देखो सोनू, सोनू शब्द पदबंध में जहां अंत में रुकेगा वही पदबंध होगा, तो सोनू पर रुका, सोनू संज्ञा है, तो इसका मतलब कौन सा पदबंध आएगा, संज्ञा पदबंध। जो अव्यय शब्द दो पदों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक।
दो पदों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बी आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल समुच्चय बोधक अव्यय है जो दो पदों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। क्रिया विशेषण तो विशेषता बताता है, क्रिया के विस्मयादि बोधक हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, क्रोध इन मनोभावों को अभिव्यक्त करता है, और संबंध बोधक में संबंध बताया जाता है। तो आंसर 2 नंबर। भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती जब छात्र संकोची स्वभाव का हो, आत्मविश्वास की कमी हो, मानसिक अस्वस्थता हो, मानसिक स्वस्थ हो। फटाफट आंसर बता दो, आपके मेथड के क्वेश्चंस शुरू हैं। जल्दी जल्दी आप बताएंगे। डी, बिल्कुल आपका आंसर सही है। भाषा अधिगम में कठिनाई नहीं होगी जब बच्चा मानसिक रूप से क्या होगा, स्वस्थ होगा। तो आंसर होगा डी नंबर। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? मोरिसन, हर्बर्ट, ब्लूम, क्रैथवाल। बहुत आंसर, सी बता रहे हो, बी बता रहे हो, डी बता रहे हो। ये इतना आंसर कैसे हो सकता है? एक क्या आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्रैथवाल भी बता रहे हैं आप बच्चे, समझ में नहीं आ रहा कैसे। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में जो प्रस्तुत किया था वो ब्लूम ने नहीं किया था क्या? अब तो डी तक आ चुके हो। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है? भाषा संसर्ग, सूत्र विधि, निगमन विधि, आगमन विधि। सोच समझ कर आंसर देना है, वीडियो शेयर कर देना है। जल्दी जल्दी उत्तर दे दो। मेरी एनर्जी कम लग रही है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, बस जल्दी जल्दी आप उत्तर दे दीजिएगा। हाँ, क्रियात्मक रूप है क्रैथवाल। तो क्रैथवाल, इसमें भी सी और डी दो उत्तर आप लोग मुझे बता रहे हैं, ए भी बता रहे हैं। ये पूछ रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है? कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं निगमन विधि। बेटा कभी भी आंसर अमनोवैज्ञानिक नहीं देना है, आंसर हमेशा मनोवैज्ञानिक ही होना चाहिए। और मनोवैज्ञानिक में कौन सा है? आगमन विधि। तो आंसर कौन सा होगा आपका? डी, आगमन विधि, ना कि क्या आएगा? सी। आप लोग देख रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर तो निगमन यूज होती है ना, लेकिन वो है मनोवैज्ञानिक है, इसलिए आंसर नहीं आएंगे। नियम ये कहता है कि 15 क्वेश्चन आने चाहिए मेथड के, 15 उसके आने चाहिए व्याकरण के। अब ये उन पर डिपेंड है वो कितने देते। पिछली बार उन्होंने 15 क्वेश्चन मेथड के नहीं दिए। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है नरेंद्र शुक्ला जी।
ए बी सी, बी और सी, दो आंसर दे रहे हैं आप। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए, ये कथन सत्य है, तो आंसर होगा इसका 2 नंबर। हाँ, कल भी ऑलरेडी मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल अपना होगा जो है टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर ऐप, यहाँ पर भी, ऐप पर भी और यहाँ पर भी, यूट्यूब पर शाम को 7 बजे, बिल्कुल कल है, मंगलवार है। चलिए आगे की बात करें। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा, ये सभी। बहुत जल्दी से आंसर दे, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दे दीजिए बच्चों। मेरे हिसाब से आंसर गलत नहीं होना चाहिए आपका। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा। बिल्कुल सारे ही हैं, हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति होती है, वो किसी भी चीज पर अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करें उस पर भी होती है, और परिचर्चा भी करें, तो तीनों चीजें हैं। तो आंसर क्या होगा? ये सभी। निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है? सस्वर पठन, मौन पठन, अर्ध पठन, द्रुत पठन। अरे और इससे क्या फास्ट कराऊं? मैं तो खुद बहुत फास्ट करने के लिए बोल रही हूँ। कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? देखो, सस्वर पठन तो होता है, यानी सस्वर वाचन, मौन वाचन भी होता है और द्रुत वाचन भी, तो इसका मतलब अर्ध पठन बिल्कुल नहीं होता है, तो लगभग का आपका आंसर सही है। वेरी गुड। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, आंसू वैसे ही फास्ट इतना तो चल रहा है, फिर भी कह रहे और थोड़ा फास्ट। बी और सी, 2 उत्तर आप लोगों ने बताए हैं। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, क्योंकि जो उद्देश्य होगा एक पाठ का वही क्लियर आगे की ओर जाएगा, तो आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर। भाषा की पाठ्य पुस्तक में डैश डैश से संबंधित पाठ होने चाहिए, संस्कृति से, साहित्य के, विज्ञान के, ये सभी। ये अपनी व्याकरण की पुस्तक है जो प्रैक्टिस पेपर है, 5000 प्लस इसमें प्रश्न है। जल्दी जल्दी बताओ, बहुत सोच समझ के जवाब देना इसका। बी और डी 2 उत्तर आ रहे हैं। उत्तर किस हिसाब से बता रहे हो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है डी।
अच्छा, ये कह रहा है विज्ञान मतलब भाषा की पाठ्य पुस्तक में विज्ञान से संबंधित पाठ भी होने चाहिए, फिर साइंस की बुक में किससे होंगे? अगर विज्ञान, चलो संस्कृति आप नहीं समझ पाए, वैसे आपके सिलेबस में कला और संस्कृति जो इतिहास का पार्ट है, अगर ध्यान हो तो, लेकिन फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। बच्चों समझ करके जवाब दोगे तो ठीक रहेगा। विज्ञान कैसे आएगा भाषा की पुस्तक के अंतर्गत? साइंस में आ गया, इसका मतलब साहित्य से जुड़े होंगे, या तो गद्य के चैप्टर होंगे या पद्य के होंगे, कविता वगैरह, कहानी, प्रेरक प्रसंग ये होंगे। इसका मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए? 2 नंबर। बिना सोचे समझे जवाब दे रहे हो, इसका मतलब ये, क्योंकि आपको तो ये सभी दिख गया ना, ये जरूरी नहीं है जहाँ ये सभी हो वहां हर जगह आंसर ये आए। तो सोच समझ कर जवाब दो। कौन सा कथन सत्य है? एकांकी शिक्षण की आदर्श नाट्य विधि में छात्र निष्क्रिय होते हैं। एकांकी शिक्षण की कक्षा अभिनय प्रणाली में शिक्षक को व्याख्या करने का अवसर नहीं मिलता। एकांकी शिक्षण की रंगमंचीय विधि में एकांकी की रसात्मकता लगभग खत्म हो जाती है। और ये सभी सोच समझ के जवाब देना है आपको। ये इसीलिए कि आप फटाफट जवाब दे दें। हाँ, वीडियो शेयर कर सकते हैं आप लोग, इच्छा हो तो। डी बता रहे हैं, ठीक है, कई ए बता रहे हैं। एकांकी शिक्षण की आदर्श नाट्य विधि में छात्र बिल्कुल निष्क्रिय होता है, क्योंकि इसमें शिक्षक बोलता है। कक्षा अभिनय प्रणाली में शिक्षक को व्याख्या करने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि अभिनय के द्वारा वो प्रस्तुत होती है। तो ये भी सही है। एकांकी शिक्षण की जो रंगमंची विधि है उसमें एकांकी की रसात्मकता लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि वो अलग अलग लोगों द्वारा उसके अंतर्गत होती है। तो ये सभी आंसर इस बार तो ठीक है। लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की कौन सी विधि है? चित्र वर्णन विधि, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और ये सभी। आंसर दो 25 का, और फटाफट शेयर कर देना वीडियो, जल्दी जल्दी दे दो जवाब। रंगमंच नाटक के लिए उपयोगी ज्यादा होता है। ए और बी और डी आप बोले जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या क्या है। लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की विधि पूछी जा रही है। मेरे हिसाब से कुछ बच्चों ने तो सही बताया है, और कुछ कह रहे हैं चित्र। अरे लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण में चित्र का वर्णन करवा रहा है, लिखित में हो सकता है, उद्बोधन लिखित में हो सकता है, और प्रवचन भी। तो इसका मतलब ये सभी हो सकती हैं। आगे देखो, बहुत अलग अलग आंसर्स हैं। शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप से आलेखी पाठ योजना, यह कथन किसका है? बाइनिंग एंड बाइनिंग, डेविस, बोसिंग, एन.एल. वार्सिंग। और मैं बता दूं, इससे पहले वाले मैराथन में एक क्वेश्चन डाउटफुल था, मैंने आंसर पिन कर दिया था, फिर भी बहुत बच्चों ने पूछा, जबकि मैं व्हाट्सएप चेक नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों का। मैं एक बार फिर देखती हूँ। अच्छा, मतलब इसमें क्वेश्चन में डाउट है, फिर तो देखना पड़ेगा। अभी देखती हूँ। कोई तो कह रहा है एक बार फिर से देखो। हो सकता है आंसर चेंज हो, मैं देख लूंगी। 25वां देखना है ना? ठीक है। मुझे इसका आंसर आप लोगों ने बता दिया है, ए और बी।
19 का सी नहीं आएगा, तो मैंने अभी देख दिया है आपको। 25 को मैं दोबारा देख लूंगी कौन सा आपको आंसर लग रहा है, एक बार वो हो जाएगा। इसका आंसर डेविज है। 25वां क्वेश्चन मैं अभी लास्ट में देख लूंगी, ठीक है। सहायक सामग्री के कार्य कौन से हैं? 25वां क्वेश्चन हम अभी देख लेंगे। देखो इसमें सहायक सामग्री के कार्य कौन से हैं? स्पष्टीकरण, शब्दकोश में वृद्धि करना, प्रभावशाली शिक्षण, ये सभी। अरे भाई कह तो दिया 25वां देख लूंगे, फिलहाल ये तो करें। जल्दी से आंसर दे दो। इसका आंसर तो सभी का ही सही आ जाना चाहिए। डी। 25वां क्वेश्चन हम लास्ट में देख लेंगे अभी, क्योंकि मैं आपसे आंसर पूछूंगी। सहायक सामग्री के कार्य कौन से हैं? स्पष्टीकरण करना, किसी भी चीज को समझाना, शब्दकोश में वृद्धि भी होगी ही, प्रभावशाली शिक्षण भी होगा, तो ये सारे ही है, ठीक है। आगे देखो, कौन सा कथन असत्य है? समवाय विधि को सहयोग विधि भी कहा जाता है। समवाय विधि गांधी के समवाय के सिद्धांत से संबंधित है। समवाय फ्रोबेल की जीवन केंद्रित शिक्षा से भी प्रभावित है। समवाय विधि से कविता शिक्षण करवाया जाता है। देख लो जरा, असत्य पूछा है। अभी एक बार इसके 30 क्वेश्चन होते हैं, हम एक बार उस क्वेश्चन को देख लेंगे, उसका आंसर भी पूछ लूंगी। सी, बी, ए, 3 आंसर्स आप बता रहे हैं। वेरी गुड, बहुत ही डाउट है। देखिए ये तो सही है, सहयोग विधि है, पता नहीं क्यों बता रहे हो। गांधी के समवाय के सिद्धांत से संबंधित है। फ्रोबेल जीवन के केंद्रित से है। समवाय विधि से कविता शिक्षण नहीं करवाया जाता, व्याकरण शिक्षण करवाया जाता है। से आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। कविता शिक्षण की कौन सी विधि है जो व्याख्या विधि का विस्तृत रूप है तथा अमनोवैज्ञानिक विधि है? समीक्षा, व्याख्या, व्यास, अर्थबोध। वीडियो एग्जाम में मेरे करवाए हुए सारे क्वेश्चन आए थे, अच्छी बात है बेटा, बढ़िया है, अच्छा हुआ होगा फिर तो आपका पेपर। मैं एक्चुअली इस समय व्हाट्सएप चेक नहीं करी, से मुझे भी नहीं पता आए क्या थे क्वेश्चन वहाँ। हाँ, सी और बी और डी आंसर आपने दिए हैं। अरे पूछ रहा है व्याख्या विधि का विस्तृत रूप, अब व्याख्या तो हो ही नहीं सकती है, और अमनोवैज्ञानिक है, समीक्षा तो मनोवैज्ञानिक में आ जाती है, अर्थबोध है नहीं, तो व्यास होती है जो व्याख्या विधि का विस्तृत रूप है और अमनोवैज्ञानिक भी विधि है। नाटक किस प्रकार की सहायक सामग्री है? दृश्य, श्रव्य, कोई नहीं, जल्दी बता दो।
सी दृश्य श्रव्य। ओके, अब जरा हम एक बार 25वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैंने क्या बताया है? लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की कौन सी विधि है? प्रवचन में बोला जाता है, उद्बोधन में भी बोला जाता है, तो आंसर चित्र वर्णन आना चाहिए। ठीक, ओके। काम और लाम को बैर है का क्या अर्थ है? शीघ्रता करने से काम बिगड़ सकता है, काम से दुश्मनी है, विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं और दोनों गलत है। ए और सी आंसर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम वैसे एक बार स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन इस बार की मेथड वाली क्लास में मैं लेने की कोशिश करूंगी वापस से एक्सप्लेन करने के लिए। भी आपको जो जो डाउट था वो हो चुका है इसके अंदर। ए बी सी 3 उत्तर आप बता रहे हैं। काम और लाम को बैर, शीघ्रता करने से काम बिगड़ सकता है, काम से दुश्मनी है नहीं, तो बिल्कुल शीघ्रता करने से काम क्या हो सकता है? बिगड़ सकता है। तद्भव शब्द कौन सा है? द्विगुण, नक्षत्र, दोपहरी और छत्र। जल्दी से बता दो, ये तो गलत होने ही नहीं चाहिए आप लोगों के। वेरी गुड। वेरी गुड। दोपहरी, दुप्रहरी होता है तत्सम, ये है तद्भव। कौन सा शब्दार्थ सही नहीं है? अनुगामी, अनुसरण करने वाला, जहीन, गवार, अविच्छन, निरंतर, उत्कोच, घूस। कल वापस से बिल्कुल टेस्ट है आपका 7 बजे से। आपने आंसर दिया है सी, बी। अविच्छिन्न, विच्छिन्न तो होता है अलग होना, अविच्छिन्न यानी जो अलग नहीं है, लगातार चल रहा है। उत्कोच यानी घूस, अनुगामी यानी अनुसरण करने वाला। तो आंसर होगा जहीन। जहीन का अर्थ गवार नहीं होता है, जो सभ्य है उसके लिए यूज करते हैं। तो बच्चों ये अपना मॉडल टेस्ट पेपर 8वां था, कल 9वां होगा। कल वापस से मिलते हैं, अपना ध्यान रखना, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना,
राम राम सर।